अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसका? इंसान का। जो इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो एक एक पॉइंट करके आप लोगों ने समझना है। पहले मैं आप लोगों को ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी डायग्राम दिखा दूँ। ये देखें, ये है इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे का सारा। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा रास्ता बना रहा है जिसकी मदद से यहाँ से हवा जो है दाखिल होती है बॉडी के अंदर। और इस एयर पैसेज वे को, इस रास्ते को हम क्या नाम देंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक का नाम देंगे। और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं ये ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर वाला जो है उसको बोलेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और नीचे वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर नेज़ल कैविटी जैसे कि आप देख रहे हैं, फेरेंक्स जैसे कि आप देख रहे हैं, लैरेंक्स जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये जो नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स और लैरेंक्स हो गए, ये क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक का या हवा के रास्ते का अपर पोर्शन बनाते हैं। और जो बाकी हैं जैसे कि ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, और फेफड़े में दाखिल होने के बाद ब्रोंकाई ब्रोंक्यूज में चेंज हो जाएंगे, और इनके लास्ट में जो है एल्विलाई पाए जाते हैं। तो ये किस चीज़ को बनाते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। आज की वीडियो के अंदर हम डीपली पढ़ेंगे किस चीज़ को? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। मतलब कि इन चीज़ों की हमने बात करनी है। तो आप देखिएगा यहाँ से अगर पेपर में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखें कि आर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो आर्गन्स हैं वो बना देते हैं, किस चीज़ को बना देते हैं? एयर पैसेजेस सिस्टम को। मतलब कि एक ऐसे हवा के रास्ते के सिस्टम को बना देते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक का नाम देते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक के मेजर दो डिवीज़न हैं, एक को हमने नाम दिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरे को नाम दिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमने नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स और लैरेंक्स की बात की। इसी तरह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई की बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया है किस चीज़ को पढ़ेंगे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। अब आप देखिएगा कि ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, पहले इसका थोड़ा सा 2-3 लाइन में जो तारुफ पढ़ते हैं तो जहन में रखेंगे कि ये जो आपके पास ये आर्गन्स हैं, ये वाले आर्गन्स, ये आर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ में? मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ये आर्गन्स हिस्सा लेते हैं किस चीज़ में? कि ये जो आर्गन्स हैं वो हवा को बाहर से बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं और बॉडी से बाहर की तरफ हरकत देने में, मूवमेंट करने में, जाने में जो है वो हेल्प करते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा इसके साथ साथ हवा को बाहर और अंदर भेजने के अलावा ये जो आपके पास आर्गन्स हैं ये हवा को क्लीन करेंगे। मतलब कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हवा को साफ़ करता है, ह्यूमिडिफाई मतलब कि उसको नमी देता है, और इसके साथ साथ अंदर दाखिल होने वाली हवा को जो है ये क्या करता है? गर्म करता है, वार्म करता है। और ये जो पार्ट्स हैं ये वो पार्ट्स हैं, वो कंपोनेंट हैं जिनके पास गैसों का तबादला नहीं होता, सिर्फ हवा आती है और जाती है। ये हवा को बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं और बॉडी से बाहर खारिज करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हवा को साफ़ करते हैं, हवा को नमी देते हैं, हवा को गर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी गैसों का तबादला नहीं होता। गैसों का तबादला कहाँ होगा? इस सिस्टम में, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसको हम क्या बोलेंगे? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का नाम देंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले नेज़ल कैविटी को। अब आप ये देख सकते हैं आपका अपना भी नाक है, आप उसमें उंगलियां दाखिल करें, मतलब इंटर करें नाक में, तो आपकी उंगलियां जो है वो अंदर जाकर फील होगा कि नाक के अंदर खला है। उसके बाद बाहर की तरफ जो है नाक खुला हुआ होता है और उसके अंदर एक दीवार होती है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप नाक में जो है फिंगर डालें तो आपको ये फील भी होगा। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो स्पेस है ये वाला नाक के पीछे स्पेस, खला, इसको हम नेज़ल कैविटी कहेंगे। और ये नेज़ल कैविटी जिन सुराखों से बाहर की तरफ खुलती है इन सुराखों को हम नॉस्ट्रिल्स या नथने कहते हैं। और इन नथनों के दरमियान में एक जो है वो सेपरेट करता है, एक कार्टिलेज का बना हुआ सिस्टम इन दोनों चीज़ों को अलहदा करेगा। उस पार्ट को हम क्या नाम देंगे? सेप्टम का नाम देंगे। और इस नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस भी होगा, बाल भी होंगे। म्यूकस जिसको आप नोज़ी कहते हो वो भी होगा और बाल भी होंगे, जिसकी वजह से नेज़ल कैविटी अपना अपना किरदार अदा करती है। और वो क्या रोल है उसकी हम बात करते हैं। पहले हम नेज़ल कैविटी को ये देख लें कि पेपर में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग है नोज़ का, नाक का बैरूनी ओपनिंग, उसको हम नेज़ल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और नॉस्ट्रिल्स जो हैं बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं, वो अंदर की तरफ अगर हम लोग जाएं तो नॉस्ट्रिल्स जो है लीड करते हैं, नॉस्ट्रिल लास्ट में जाकर जो है किस चीज़ में खुलते हैं, नेज़ल कैविटी में। बाहर की तरफ सुराख जो है वो नॉस्ट्रिल्स हैं। अगर आप फिंगर अंदर की तरफ डालें तो पीछे जो है खला नज़र आता है, उसको हम नेज़ल कैविटी का नाम देते हैं। अब ये जो नेज़ल कैविटी है ये लार्ज है, इसके साथ साथ एयर फील्ड स्पेस, मतलब इसके अंदर हवा भरी हुई होती है। बिहाइंड द नोज़, नाक के पीछे है। इसके पास दो पोर्शन हैं और उन दोनों पोर्शन को सेपरेट करने के लिए एक चीज़ मौजूद है जिसको हम नेज़ल सेप्टम का नाम देते हैं। अब इस नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर होंगे, म्यूकस होगा, जो कि बाहर से आने वाले मतलब कि पार्टिकल को, बड़े पार्टिकल को क्या करता है, ट्रैप करता है, पकड़ लेता है। इसके साथ साथ आपके पास जो नेज़ल कैविटी है उसकी तह के अंदर, स्किन के नीचे जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं कि जब हवा अंदर दाखिल होती है तो उस हवा को गर्म करती हैं और नमी देती हैं, जहन में रखिएगा। इसके साथ साथ इसके अंदर कीमो रिसेप्टर होते हैं और ये जो कीमो रिसेप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किस चीज़ के लिए, सूंघने के लिए और टेस्ट करने के लिए। ये बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी हैं। अब इसके अलावा हमारे पास है फेरेंक्स, मतलब कि पहले नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास जो पार्ट आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फेरेंक्स का नाम देते हैं। अब फेरेंक्स की अगर हम बात करें, डायग्राम को अगर आप देखें गौर से, तो ये है आपके पास नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी के बाद आता है फेरेंक्स। ये फेरेंक्स है और ये फेरेंक्स वो रास्ता है जिसमें से आप देख सकते हैं हवा भी इसी रास्ते में से आगे की तरफ जाएगी और यहाँ से खुराक भी इसी रास्ते से आगे की तरफ जाएगी। तो मसल से बना हुआ ये एक ऐसा रास्ता है जो हवा और खुराक दोनों के लिए कॉमन है, जहन में रखिएगा। इसके साथ साथ नेज़ल कैविटी के बाद क्या आया है, फेरेंक्स आया है और फेरेंक्स के बाद आपके पास क्या आएगा, लैरेंक्स आएगा। मतलब कि नेज़ल कैविटी और लैरेंक्स के दरमियान जो चीज़ मौजूद है वो क्या है, फेरेंक्स है। और फेरेंक्स क्या कर रही है, नेज़ल कैविटी को, ओरल कैविटी से, ये मुंह के खला को ओरल कैविटी कहते हैं, तो नेज़ल कैविटी क्या कर रही है, फेरेंक्स जो है वो क्या कर रही है, नेज़ल कैविटी को, ओरल कैविटी को और इसके नीचे यहाँ पर होता है आपके पास एसोफेगस और ट्रैकिया, इन तमाम चीज़ों को मिलाने का काम कौन करता है, फेरेंक्स करती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब पेपर में कैसे लिखेंगे ये देखें। अब फेरेंक्स की अगर बात करेंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जोड़ता है, कनेक्ट करता है नेज़ल कैविटी को और ओरल कैविटी को किस चीज़ के साथ, लैरेंक्स के साथ और एसोफेगस के साथ, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। और ये कॉमन पैसेज वे है, एक कॉमन रास्ता है खुराक और हवा दोनों के लिए, मतलब हवा भी और खुराक भी दोनों इन्हीं में से, मतलब इसी में से गुजर कर आगे की तरफ जाते हैं। अब इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि हवा जो है वो नेज़ल कैविटी से दाखिल होती है, उसके बाद वो जाती है फेरेंक्स के पास, फेरेंक्स के बाद जाती है किस चीज़ के पास, लैरेंक्स के पास। अगर हम बॉडी से बाहर की तरफ हवा खारिज कर रहे हैं जिसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं, तो एक्सहेलेशन के दौरान, क्योंकि इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के दौरान जब बाहर से हवा अंदर दाखिल हुई थी तो वो नेज़ल कैविटी से फेरेंक्स के पास गई थी, उसके बाद लैरेंक्स के पास गई थी। जब हवा बॉडी से बाहर खारिज होगी, एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा, तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, मतलब कि अंदर से हवा जो है फेफड़ों से ट्रैकिया के पास से लैरेंक्स के पास जाएगी, उसके बाद फेरेंक्स के पास जाएगी, उसके बाद नेज़ल कैविटी के पास जाएगी, उसके बाद हवा बाहर जो है वो खारिज कर दी जाती है। इसको अगर हम इस तरह शो करें तो जहन में रखिएगा, हवा बाहर से नेज़ल कैविटी में जाती है, उसके बाद फेरेंक्स में जाती है, उसके बाद जो है लैरेंक्स में जाती है। इसी तरह ये हवा का रास्ता था। अब हम देखेंगे कि जो फूड है, फूड के अंदर मतलब फूड भी दाखिल होती है, मैंने पहले कहा है कि हवा और खुराक दोनों यहाँ से गुजरती हैं। तो सबसे पहले खुराक जो है वो मुंह में जाती है, मुंह में जाने के बाद फेरेंक्स में जाती है, फेरेंक्स में जाने के बाद एसोफेगस में जाती है। तो यही रास्ता आप देखेंगे, खुराक मुंह में जाएगी, उसके बाद फेरेंक्स में जाएगी, उसके बाद एसोफेगस में जाएगी। लेकिन हवा जो है वो नेज़ल कैविटी में जाती है, उसके बाद फेरेंक्स में जाती है, उसके बाद लैरेंक्स में जाती है, एसोफेगस में नहीं जाती। तो आप देखें हवा और खुराक दोनों फेरेंक्स में से गुजर कर आगे की तरफ जो है वो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है लैरेंक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लैरेंक्स जो है ये क्या करता है, तो आप देखिएगा, लैरेंक्स जो है वो कनेक्ट करता है, जोड़ देता है फेरेंक्स को किस चीज़ के साथ, ट्रैकिया के साथ। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है आपके पास ट्रैकिया, ये है आपके पास फेरेंक्स। तो फेरेंक्स और ट्रैकिया को आपस में जोड़ने वाली नाली क्या है, लैरेंक्स कहलाती है। अब इस लैरेंक्स के अंदर जो है वो आप लोगों को वोकल कार्ड्स नज़र आते हैं, मतलब ये लैरेंक्स है, लैरेंक्स ये इस तरह की ट्यूब है, ऐसे ट्यूब है। अगर इसको हम यहाँ से काट कर इस तरह देखें, इस तरह पाइप मतलब जिस तरह होता है उसके अंदरूनी हिस्से को देखें, तो इसके अंदर मतलब ये जो आपके पास लैरेंक्स है इसके अंदर यूँ जो है वो शक्ल नज़र आती है। इसके पास ये वाली जो चीज़ें हैं
ये धागनवा साख्तें होती हैं, इन्हीं को हम वोकल कार्ड्स कहते हैं। और वोकल कार्ड्स जो है इसको हम वोकल कार्ड कहेंगे। और इसके साथ साथ ये आपके पास क्या है, कार्टिलेज है, और ये आपके पास ट्रैकिया है। और इसी तरह आपके पास जहन में रखिएगा, मतलब ये जो आपके पास सुराख है वो मतलब इस तरह पाइप होता है ना, ऐसे ये अंदर की तरफ ऐसे मतलब सुराख नीचे की तरफ जाता है। इस तरह पाइप अगर खोखला पाइप हो तो अंदर की तरफ जो है वो खाली जगह होती है, तो नीचे जाकर खाली जगह क्या कहलाएगी, ट्रैकिया कहलाएगी। उस ट्रैकिया के ऊपर ये वाला हिस्सा क्या है, लैरेंक्स है। और लैरेंक्स के अंदर आप लोगों को क्या नज़र आते हैं, वोकल कार्ड नज़र आते हैं। और वोकल कार्ड, ये वोकल कार्ड है, ये वो दूसरा वोकल कार्ड है। जो यहाँ पर सुराख है उसको हम ग्लाटिस का नाम देंगे। और ग्लाटिस के ऊपर ये एपिग्लाटिस जो है वो लीफ लाइक टिश्यू का पर्दा है, वो इस सुराख को जो है वो हिफाजत करता है सुराख की, कि बंद कब करना है, खोलना कब है। तो ये वाले सारे के सारे पार्ट आपके पास किस चीज़ के होते हैं, आपके पास लैरेंक्स के। तो इसी चीज़ को हमने देखना है, पेपर में कैसे लिखेंगे ये भी बात करते हैं। तो आप देखिएगा, ये जो आपके पास लैरेंक्स है वो फेरेंक्स और ट्रैकिया को जोड़ता है। इसके अंदर मसल्स और कार्टिलेज होते हैं। इसके पास वोकल कार्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। और वोकल कार्ड्स को हम क्या कहते हैं कि ये दो बैंड्स होते हैं स्मूथ मसल्स के, उन्हीं को हम वोकल कार्ड्स का नाम देते हैं। जब हवा इन वोकल कार्ड से टकराती है तब वाइब्रेशन होती है, जब वाइब्रेशन होती है तब हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। क्योंकि हमारे पास ये क्या कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स का भी नाम देते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा, मैंने बात की है कि वहाँ पर ये जो आपके पास डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सुराख वोकल कार्ड्स के दरमियान, ये वोकल कार्ड्स हैं लैरेंक्स में, इनके सेंटर में एक सुराख नज़र आता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाटिस का नाम देते हैं। तो आप देखिएगा, वोकल कार्ड्स लैरेंक्स के अंदर, इनके सेंटर में ओपनिंग नज़र आएगी, उसको हम ग्लाटिस कहेंगे। और लीफ शेप्ड फ्लैप होता है, ढक्कनवा साख्त होती है पत्ते की तरह कार्टिलेज की, जो कि इस ओपनिंग के ऊपर मौजूद होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एपिग्लाटिस का नाम देते हैं। जहन में रखिएगा। अब इसी तरह अगर देखा जाए कि ये जो आपके पास ग्लाटिस है, ये एक सुराख है, ये इजाज़त देता है कि जो हवा है वो बाहर से ऊपर की तरफ से जो है ट्रैकिया की तरफ चली जाए, और ट्रैकिया के बाद लैरेंग मतलब कि किस में चली जाए, लंग्स में। अब इसी तरह ये हवा मतलब यहाँ से जा रही थी, लेकिन जब स्वाल्विंग हो रही होती है, जब हम खुराक को निगलते हैं, तो आपको मैंने पहले बताया हवा भी इसी में से जाती है और खुराक भी इसी में से जाती है। जब हम खुराक को निगलते हैं तो उसको हम स्वाल्विंग कहते हैं। तो खुराक को निगले जाने के दौरान ये जो आपके पास ग्लाटिस है ये बंद हो जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। कौन इसको बंद करता है, एपिग्लाटिस। तो इसलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग स्वाल्विंग के दौरान ये जो आपके पास ग्लाटिस है उसको बंद कर दिया जा सकता है किस चीज़ की मदद से, एपिग्लाटिस की मदद से। और जब इसको बंद किया जाएगा तब प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, मतलब कि इस मतलब हवा के रास्ते के अंदर खुराक ना चली जाए, इस चीज़ से बचाने के लिए हमारे पास ग्लाटिस के ऊपर क्या होता है, एपिग्लाटिस, जो इसको बंद कर देता है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, एपिग्लाटिस की, कि जब हवा दाखिल हो रही होती है बॉडी में, क्योंकि हम हर टाइम हवा तो ले रहे हैं, खुराक तो नहीं ले रहे, तो जब ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, हवा ले रहे होते हैं, मतलब हवा को बॉडी में ले जाते हैं, फेफड़ों में, फिर बाहर खारिज करते हैं, तो उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो ब्रीथिंग के दौरान जो हवा है वो इस ग्लाटिस से, इस सुराख से आसानी से आती भी है, चली भी जाती है। मतलब आज़ादाना तरीके से हवा का जो है वो तबादला होता रहता है, हवा आती है और चली जाती है। अब कब, जब ब्रीथिंग हो रही होती है, लेकिन जब खुराक का हम खा रहे होते हैं तब ये जो आपके पास एपिग्लाटिस है वो ग्लाटिस को कवर कर देता है, इस ग्लाटिस के सुराख को बंद कर देता है। कब, ड्यूरिंग स्वाल्विंग के दौरान, ताकि प्रिवेंट किया जाए खुराक को और लिक्विड को, मतलब कि खुराक को और लिक्विड मटेरियल या जो हम चीज़ें पीते हैं जिस तरह पानी हो गया, इन चीज़ों को रोका जाए किस चीज़ में, हवा के रास्ते में जाने से। तो इस तरह आपके पास ये वाली सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। होप टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।